धर्मस्थव तथा अभिस्वीकृति, इसको कहते हैं जनकता। जनकता भी कहते हैं, धर्मस्थव और उसकी अभिस्वीकृति, उसकी एक्नॉलेजमेंट जिसको कहते हैं अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति के बारे में अगर सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो एक पोस्ट ऑफिस के बारे में, अगर पोस्ट कार्ड या ये जो अंतर्देशीय पत्र होते थे पहले, इनके बारे में जानते हो तो एडी शब्द आपने सुना होगा। एडी, साथ में एडी लगती है, लगती है ना एडी। भाई अपन किसी को लेटर भेज रहे हैं और साथ में एक पोस्ट कार्ड लगाते हैं उसके, और उस पोस्ट कार्ड में अपना एड्रेस लिख के भेजते हैं, ताकि जैसे ही अगले को पहुंचेगा वो उस पर साइन कर देगा, वो अपने पास वापस आ जाएगा लेटर। इससे ये पता लग जाएगा कि भाई उस व्यक्ति को जिसने हमने लेटर भेजा था उसको लेटर मिल चुका है, क्योंकि हमने जो लेटर भेजा वो हमारे पास उसके सिग्नेचर होके वापस आ गए। तो यानी ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट, या इसको यूं कहें अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति का मतलब जिसको हमने जो चीज भेजी उसने प्राप्त कर ली है, उसने स्वीकार कर लिया है, उसके रिटर्न में लिखित अभिव्यक्ति हमारे पास आ जाती है, उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो ऐसी जनकता, धर्मस्थता और उसकी अभिस्वीकृति क्या है, इसको लेके प्रावधान किए गए। विधि जो है, कानून है, उसका सिद्धांत है कि भाई कोई भी जो बच्चा होगा ना, कोई भी बच्चा, उसका जो धर्मस्थव है या जो जनकता है, जनकता का मतलब पैदाइश, जनकता का मतलब बच्चा जन्म लेता ना उससे है, माता पिता से लेकर के, तो उसकी जनकता है वो निश्चित होती है। कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो उसकी जनकता क्या होगी, निश्चित होगी। और बच्चे का जो निश्चित है अभी ये किससे जन्म लिया है, इसकी निश्चितता को एक पैमाना बताया गया कि उसका मातृत्व निश्चित होता है। क्या होता है, मातृत्व, मैटरनिटी, मातृत्व निश्चित होता है। भाई कोई भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो ये तो तय है कि उसकी माँ तो वही है जिससे उसने जन्म लिया है। भाई मातृत्व का मतलब माँ से है। भाई कोई भी संतान जन्म लेगी तो उसका मतलब ये तो कन्फर्म है ना कि जिस संतान से ऐसा बच्चा जन्म लेता है वो उसकी माँ है। माँ के बारे में तो कोई डाउट नहीं होता। माँ तो क्या होती है, निश्चित होती है। मान लो एक्स पुरुष और वाई स्त्री से कोई एक ए नामक संतान उत्पन्न होती है, ये एस लिख देते हैं अपन, एस कोई संतान उत्पन्न होती है। तो अब ये संतान इस वाई महिला से उत्पन्न होती है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि विवाही है वो इसकी माँ है, ये तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। पर ये तय करना मुश्किल होता है कि इसका पिता एक्स है या कोई और है, ये तय करना मुश्किल होता है। क्योंकि हो सकता है अगर इनका विवाह के दौरान, अगर इनका एक्स और वाई का विवाह हो चुका है और फिर इनसे संतान हो रही है, तब तो हम ये भी मान लेंगे भी एक्स इसका पिता है। लेकिन अगर इनका विवाह नहीं हुआ है एक्स और वाई का, फिर अगर वाई की संतान होती है तो वाई की माता तो निश्चित है, मात्रा तो निश्चित हो गया भी वाई इसकी माता है। लेकिन पिता के बारे में ये नहीं कह सकते कि कौन इसका पिता है, पिता निश्चित नहीं किया जा सकता। तो हर केस में ऐसी जनकता के बारे में मातृत्व हमेशा निश्चित होता है। कानून ये मान के चलता है कि जिससे जन्म लिया है वो उसकी माँ है, तो मातृत्व हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन पितृत्व निश्चित नहीं होता है, पितृत्व निश्चित नहीं होता है। अब मान लो वाई महिला है, वाई महिला के पास अनेकों पुरुष आते हैं। अब अनेकों पुरुषों में से किसका नाम लें कि ये इसका पिता इनमें से कौन सा है, हम तय नहीं कर सकते। तो मातृत्व तो हमेशा निश्चित होगा, भले कितने ही लोग इसके पास आए, लेकिन जन्म इससे लिया तो इसका मतलब माँ तो इसकी यही है। तो मातृत्व कानून की नजर में मातृत्व हमेशा निश्चित होता है, लेकिन पितृत्व निश्चित नहीं होता। अब पिता कौन सा ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पितृत्व निश्चित नहीं होता, बल्कि माता क्या होती है, हमेशा निश्चित होती है। किसी भी बच्चे का मातृत्व उस स्त्री में निहित रहता है जो उस बच्चे को जन्म देती है। मातृत्व तो उस माँ में होगा जिसने बच्चे को जन्म दिया है। चाहे वह वैध विवाह का परिणाम हो या व्यभिचार का, माता हमेशा माता होती है। चाहे ऐसा वैध विवाह के दौरान संतान उत्पन्न हुई हो, चाहे वो ऐसी महिला व्यभिचारिता, जारता, वेश्या किसी भी अवस्था में रह रही हो, तो भी उसकी माता तो हमेशा ही क्या होगी, निश्चित ही होगी। चाहे ऐसा वैध विवाह के दौरान हुआ हो, चाहे अवैध विवाह के दौरान हुआ हो या शून्य विवाह के दौरान हुआ हो, माता हमेशा निश्चित रहेगी। ये इसकी माता है जिसने इसको जन्म दिया है। लेकिन पितृत्व के बारे में स्थिति अलग है। पितृत्व के बारे में
स्थिति जो है वो अलग है कि पितृत्व किसको माने। पितृत्व के बारे में स्थिति है वो अलग है। कैसे अलग है? अब पितृत्व के बारे में स्थिति मान लो इसके पास 20 लोग आते हैं। अब ये तय नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा व्यक्ति जो इसका पिता है, किससे इसका जो गर्भाधान हुआ और इस व्यक्ति से हुआ जिसको हम पिता कहते हैं। लेकिन कोई भी 20 में से कोई भी व्यक्ति ये कह देता है कि मैं इसका पिता हूं, जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं इस बच्चे का पिता हूं, तो इसका मतलब वो पिता है। इसका मतलब क्या है? पिता है। तो पितृत्व के बारे में स्थिति थोड़ी अलग है। कैसे है वो अपन देखेंगे कि किसी भी बच्चे का पितृत्व उसके माता और पिता के बीच वैध विवाह के प्रमाण द्वारा ही स्थापित किया जाता है। पितृत्व हम कैसे निश्चित करेंगे? वैध विवाह के दौरान अगर कोई संतान होती है, वैध विवाह के दौरान अगर संतान होती है तो पितृत्व क्या होता है? पितृत्व निश्चित होता है कि भाई ये पिता है। जैसे मान लो एक्स और वाई से, एक्स और वाई दोनों पति पत्नी है और इससे कोई संतान उत्पन्न होगी तो इस संतान का पिता एक्स होगा और माता, ये माता तो कन्फर्म है ही है पहले से, तो इसका पिता कौन हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। भले ही वैध विवाह के दौरान ये किसी अन्य पुरुष के साथ इसके संबंध रहे हो, लेकिन वैध विवाह के दौरान अगर संतान होगी तो इस संतान की जब तक साबित नहीं कर दिया जाए इसका पिता एक्स ही माना जाएगा। तो वैध विवाह के दौरान पितृत्व को क्या किया जा सकता है? प्रमाणित किया जा सकता है कि भाई ये इसका पिता है। माता पिता के बीच वैध विवाह न होकर अगर अनियमित विवाह है, अगर कैसा विवाह है? अनियमित विवाह है, इरेगुलर मैरिज है, अनियमित विवाह है, तब क्या स्थिति होगी? वैध विवाह तब तो मान लिया जाएगा अभी एक्स इसका पिता है, भाई विवाह के दौरान हुआ है तो पिता यही होगा, माता वो है ही। अगर विवाह है अनियमित है, अनियमित विवाह का मतलब वो विवाह है जो वैलिड मैरिज नहीं है लेकिन जिसको वैलिड बनाया जा सकता है। जिसको क्या किया जा सकता है? वैलिड बनाया जा सकता है। पक्षकारों में से कोई भी ऐसा कार्य करके जिसको वैलिड बना सकता है उस विवाह को अनियमित विवाह कहते हैं। यानी अगर अनियमित विवाह की कुछ कमियां थी उनको पूरा कर दिया जाता है तो विवाह वैध विवाह बन जाता है। जैसे मान लो मुस्लिम विवाह के अंदर दो पुरुष गवाह होने चाहिए, दो पुरुष गवाह होने चाहिए निकाह के समय। अगर दो पुरुष गवाह नहीं थे, एक ही पुरुष गवाह था और फिर निकाह हो गया तो बाद में एक पुरुष गवाह को और शामिल करके उसको वैध किया जा सकता है। अनियमित विवाह को नियमित किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ कमियां हैं जिनको पूरा करने पर क्या किया जा सकता है? विवाह को वैध विवाह बनाया जा सकता है। तो अगर अनियमित विवाह की कोई संतान है तो वो कैसे होगी? अनियमित विवाह के संतान में विवाह होने पर भी पितृत्व की स्थापना की जा सकती है। ऐसे अनियमित विवाह में अगर कोई होता है, एक्स और वाई के बीच अनियमित विवाह है, तब भी पितृत्व की स्थापना क्या की जा सकती है? की जा सकती है कि इसका पिता ये व्यक्ति होगा। लेकिन अगर विवाह कैसा है? अगर विवाह अवैध है या विवाह शून्य विवाह है। शून्य विवाह वो विवाह होता है जो कानून की नजर में विवाह हुआ ही नहीं है। तो अवैध या शून्य विवाह की अगर स्थिति है तो पितृत्व की स्थापना नहीं की जा सकती। फिर पितृत्व स्थापित नहीं किया जा सकता भी किसको पिता माना जाए, पितृत्व स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर विवाह अवैध या शून्य विवाह है तो फिर ये नहीं, अब मान लो एक्स और वाई के बीच में विवाह तो हुआ है लेकिन कैसा हुआ है? शून्य या अवैध विवाह हुआ है। अगर शून्य या अवैध विवाह हुआ है तो इससे जो उत्पन्न संतान होगी उसका पिता एक्स को नहीं कहा जा सकता, उसका पिता एक्स को नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि विवाह शून्य है या अवैध है, इलीगल है या वॉइड मैरिज है, तो ऐसी वॉइड मैरिज से उत्पन्न होने वाली संतान का पिता एक्स नहीं हो सकता क्योंकि विवाह वैध नहीं है। जब विवाह अवैध है तो इस एक्स को पिता कैसे माना जा सकता है? तो अगर अवैध या शून्य विवाह है तब पितृत्व स्थापित नहीं किया जा सकता। वैध विवाह में किया जा सकता है, अनियमित विवाह में पितृत्व स्थापित किया जा सकता है, लेकिन अवैध या शून्य विवाह के अंदर पितृत्व स्थापित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पितृत्व का मुख्य आधार क्या होता है? इस जो पितृत्व निर्धारण करना है, इस पितृत्व का जो मुख्य आधार है वो क्या है? मुख्य आधार क्या है? पितृत्व निर्धारण करने का मुख्य आधार विवाह है। क्या है? विवाह है या निकाह है। भाई विवाह है या निकाह होगा तभी तो उसकी पितृता की बात आएगी, तभी तो इसका पिता माना जाएगा।
तो मुख्य जो आधार है, बेस जो है इस पितृत्व का, वो है विवाह है या निकाह है। विधिवत विवाह से जो उत्पन्न संतान होगी वो हमेशा, अगर विवाह कैसा है, विधिवत विवाह है, कानूनी तरीके से विवाह हुआ है, उससे जो संतान उत्पन्न होगी तो ऐसी संतान हमेशा क्या कहलाएगी, औरस संतान कहलाएगी। औरस संतान यानी लीगल संतान, यानी जायज संतान कहलाएगी। औरस का मतलब वैध संतान से है, यानी वो संतान कैसी होगी, वैध संतान होगी। जबकि जबकि अगर अवैध संभोग से, अगर अवैध सहवास या संभोग से अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान क्या कहलाएगी, वो संतान जारज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जारज संतान कहलाएगी, जिसको नाजायज संतान कहते हैं, वो संतान कहलाएगी। यानी पति, यानी एक पुरुष और स्त्री में अगर सहवास अवैध तरीके से हुआ है और उससे अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी संतान को क्या कहेंगे, जारज संतान कहेंगे। क्या कहेंगे, जारज संतान कहेंगे। ठीक है। कई बार समस्या उस समय विकट हो जाती है जब माता और पिता के बीच विवाह प्रमाणित नहीं हो पाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती है जहां माता और पिता के बीच में विवाह को प्रमाणित करना मुश्किल हो जाता है। तब बच्चे की धर्मस्थता स्थापित करने के दो विकल्प होते हैं। जहां माता और पिता का विवाह प्रमाणित नहीं होता है, जहां माता और पिता के बीच में विवाह को प्रमाणित करना क्या हो गया, मुश्किल हो जाता है, तब धर्मस्थता है वो किन आधारों पर स्थापित की जाएगी, तब धर्मस्थता की स्थापित करने के दो विकल्प हैं, यानी दो तरीके हैं जिनसे क्या किया जा सकता है, धर्मस्थता का निर्धारण किया जा सकता है। तो कौन से दो तरीके हैं, कौन से दो विकल्प हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे। दो है। पहला तरीका, कौन सा तरीका, पहला तरीका कि माता और पिता दोनों माता और पिता दोनों ही लंबे समय से क्या कर रहे हैं, पति पत्नी के रूप में सहवास करते आ रहे हैं, और जिससे क्या की जाती है, विवाह की उपधारणा की जाती है। तो ऐसा अगर कोई बच्चा इनसे जन्म लेता है तो उस बच्चे को क्या माना जाएगा, धर्मज बच्चा माना जाएगा। तो क्या है, दो तरीके से धर्मस्थता का निर्धारण किया जाता है। जहां एक्स और वाई बहुत सालों तक एक साथ रहे, लगातार रह रहे हैं, और जहां रह रहे हैं वहां लोग क्या समझते हैं, इनको पति पत्नी के रूप में समझते हैं। मान लो 10 सालों से एक साथ रह रहे हैं, इनका वैध विवाह नहीं हुआ है, इनका वैध विवाह नहीं है, लेकिन जहां जिस जगह रहते हैं वहां लोग इसको क्या समझते हैं, पति और पत्नी समझते हैं, और दोनों आपस में क्या करते हैं, सहवास करते हैं, सेक्स करते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, और लोगों की नजरों में पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, और इनसे अगर कोई संतान उत्पन्न होती है, ऐसी सहवास से अगर कोई संतान उत्पन्न होगी तो फिर क्या किया जाएगा, ऐसे सामान्यतः लोगों की नजरों में ये प्रशंसा की जाएगी कि ये पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। तब इनसे अगर कोई संतान उत्पन्न होगी तो ऐसी संतान को क्या माना जाएगा, ऐसी संतान को जारज माना जाएगा। किस केस में कहा गया, रजिया बेगम वर्सेस साहबजादो अनवर बेगम, रजिया बेगम वर्सेस साहबजादो अनवर बेगम। रजिया बेगम के मामले में ये कहा गया कि अगर पति और पत्नी यानी बच्चे के माता और पिता अगर लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं और पति पत्नी के रूप में रहते हुए सहवास करते आ रहे हैं, तब क्या माना जाएगा, ये उपधारणा मानी जाएगी, ये प्रजनन की जाएगी कि बच्चा है वो क्या है, औरस संतान है। दूसरा दूसरा विकल्प क्या है, पहला विकल्प तो हो गया ये, दूसरा विकल्प क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे की धर्मस्थता की अभिस्वीकृति कर दी जाए। यानी क्या कर दी जाए, धर्मस्थता की अभिस्वीकृति, यानी बच्चा जन्म लिया और बच्चा जन्म लेने के बाद पिता ने कह दिया कि हाँ ये मेरी संतान है, क्या है, मेरी संतान है, यानी बच्चे को उसने अडॉप्ट कर लिया, बच्चे को स्वीकार कर लिया, भले ही बच्चा उसका ना हो चाहे, लेकिन उसने कह दिया कि हाँ मेरी संतान है, तो इसका मतलब वो उसका क्या है, पिता है, वो क्या है, पिता है, यानी वो बच्चा क्या बन जाएगा, वैध बच्चा बन जाएगा। अवैध विवाह के दौरान भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और जिस जिस किसी ने भी ये कह दिया कि ये मेरी संतान है,
यानी बच्चे की जनकता को उसने स्वीकार कर लिया है, तो वो उसका क्या माना जाएगा, पिता माना जाएगा। तो जहां बच्चे की धर्मस्थता को लेके किसी व्यक्ति ने ये अभिस्वीकृत कर लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं इस बच्चे का पिता हूं, ये बच्चा मेरा है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो बच्चा वैध वो जायज संतान मानी जाएगी और संतान मानी जाएगी। यानी धर्मस्थता को प्रमाणित किया जाएगा इस आधार पर, अगर माता पिता लंबे समय से एक साथ रहते हैं, लोगों की नजरों में वो पति पत्नी के रूप में रहते हुए शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, उनसे संतान होगी वो और संतान मानी जाएगी। जहां अगर पिता ने उस बच्चे को अभिस्वीकृति प्रदान कर दी कि ये बच्चा मेरा है, मेरी संतान है, तो फिर वो बच्चा उसकी संतान माना जाएगा। तो दो परिस्थितियां हैं जहां विवाह वैध नहीं होता है या विवाह प्रमाणित नहीं हुआ है, वहां इन दो तरीकों से भी क्या किया जा सकता है, धर्मस्थता का निर्धारण किया जा सकता है। ये जो अभिस्वीकृति है, ये बच्चे की क्या करती है, औरसता स्थापित करने का एक माध्यम है, यानी बच्चे को जायज बनाने का एक तरीका है। जहां कोई भी ये स्वीकार कर ले कि मेरी संतान है, तो बच्चा दारज हो जाएगा, बच्चे को पिता का नाम मिल जाएगा, बच्चे को पिता के स्वीकृति मिलने से वो बच्चा क्या हो जाता है, वैध संतान या औरस संतान माना जाता है। मोहम्मद अल्हादाद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद अल्हादाद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद अल्हादाद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला। इसमें कहा गया कि जब किसी बच्चे का पितृत्व उसके गर्भ में आने या जन्म के समय उसके माता पिता के बीच विवाह का होना स्थापित करके प्रमाणित नहीं किया जा सके, तब मुस्लिम विधि क्या करती है, अभिस्वीकृति को ऐसी रीति के रूप में मान्यता प्रदान करती है जिसके द्वारा विवाह है और बच्चे की औरसता को स्थापित किया जा सकता है। यानी इस केस में यह कहा गया कि जहां विवाह को प्रमाणित नहीं किया जा सका, जहां विवाह को साबित नहीं किया जा सका कि जब संतान हुई थी तब उनके बीच में विवाह था या नहीं था। मान लो एक्स और वाई के रिलेशन काफी समय से पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई विवाह नहीं होता है, और जब विवाह होता है उसके जस्ट अगले ही दिन एस नामक पुत्र क्या होता है, उसके जन्म लेता है। तो ये एस संतान किसकी मानी जाएगी, अगर ये कह देता है कि ये मेरी संतान है, हमारे बीच में रिलेशन था और ये संतान मेरी है, जब गर्भ धारण हुआ तब भी मैं इसके संपर्क में था और ये संतान मेरी है, यानी इसने क्या कर दिया, इसने इस बच्चे की जो जनकता है इसको क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि यहाँ हमारा आपस में संपर्क था, इस कारण से इस बच्चे का जन्म हुआ है, तो इसको स्वीकृति प्रदान कर दी एक्स ने, ये मेरी संतान है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बच्चा औरस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, औरस माना जाएगा, वैध माना जाएगा, जायज संतान ये माना जाएगा। एक केस में एस अमानुल्लाह वर्सेस राजम्मा के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, उसमें यह कहा गया कि जहां किसी बच्चे की औरसता का कोई प्रमाण न हो, प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, वहां ऐसी औरसता अप्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा साबित की जा सकती है। जहां बच्चे के जन्म के समय कोई वैध विवाह नहीं था और ऐसी प्रत्यक्ष कोई सबूत नहीं है जिससे इस विवाह को साबित किया जा सके, तो वहां किसके द्वारा, ऐसी अभिस्वीकृति के द्वारा बच्चे की औरसता को साबित किया जा सकता है, उसकी औरसता को निश्चित किया जा सकता है। यानी बच्चे के जिसका भी जो भी पिता था उसने ये कह दिया कि हाँ मेरी संतान है, तो औरसता के जरिए क्या किया जा सकता है, इसको जो जनकता है वो स्थापित की जा सकती है। अभिस्वीकृति पुत्र और पुत्री दोनों के संबंध में की जा सकती है, नहीं कि केवल पुत्र के रूप में, चाहे संतान पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो, किसी की भी अभिस्वीकृति करके ऐसी जनकता साबित की जा सकती है। अभिस्वीकृति का अभिव्यक्त होना भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो बोल करके ही की जाए, अगर लिखित में कर देता है, आचरण के द्वारा कर देता है, तब भी वो क्या मानी जाएगी, अभिस्वीकृति ही मानी जाएगी। तो अभिस्वीकृति ऐसी जरूरी नहीं है कि अभिव्यक्त हो, बोल करके कहे कि हाँ मेरी संतान है ये, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर लिखित भी होती है तब भी मान लिया जाएगा, अगर आचरण के द्वारा व्यवहार इस प्रकार का किया गया जिससे उसने संतान को स्वीकृति प्रदान कर दी कि मेरी संतान है, वो भी क्या मानी जाएगी, उसकी अभिव्यक्ति मानी जाएगी, अभिस्वीकृति मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को खुले तौर पर अपना धर्मज बच्चा समझाता आया है तो यह वैध स्वीकृति होगी। ओपनली कह रहा है कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, इसका मतलब क्या है कि ये बच्चा उसी का है, उसने क्या कर दिया, धर्मस्थता की अभिस्वीकृति प्रदान कर दी है।
तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, धर्मस्था की अभिस्वीकृति को निश्चित किया जा सकता है। किस कैसे कैसे किया जा सकता है, मातृत्व तो हमेशा निश्चित होता ही है, जिससे जन्म लिया वो उसकी माँ तो मानी जाएगी। माँ ऐसे थोड़ी कर देगी मेरा बच्चा नहीं है, मेरे मैं इसकी माँ नहीं हूँ। जिससे जन्म लिया है वो उसकी माँ होगी। और पिता के बारे में स्थिति थोड़ी अलग है। अगर वैध विवाह है उससे संतान उत्पन्न होती है, संतान औरस कहलाएगी। अनियमित विवाह है, संतान होती है, संतान औरस कहलाएगी। अगर अवैध या शून्य विवाह है तो पितृत्व स्थापित तब किया जाएगा जब इसकी कोई अभिस्वीकृति प्रदान कर दे तब। तो ऐसी जनकता कब, या जहां विवाह प्रमाणित नहीं हो तब। धर्मस्था के दो विकल्प, दो तरीकों से माता पिता लंबे समय से एक साथ रह करके शारीरिक संबंध स्थापित करते आ रहे हैं, तो लोगों की नजरों में पति पत्नी के रूप में रहते हैं, तो ऐसी संतान क्या मानी जाएगी, और संतान मानी जाएगी, यानी वो कह सकते हैं कि हमारी संतान है। दूसरा, धर्मस्था की अभिस्वीकृति कर देता है, पिता ये कहता है कि हाँ ये मेरी संतान है, तो वो उसकी अभिस्वीकृति क्या बनाती थी, उस बच्चे को औरस्था बना देती है, जनकता उसकी प्रमाणित मानी जाती है। ठीक है, अभिस्वीकृति अभिव्यक्त लिखित आचरण द्वारा कैसे भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बोल करके ही की जाए। ठीक है, ये कुछ केसेस के जरिए अपन ने इसको देखा। तो एक जो धर्मस्था की जो अभिस्वीकृति है उसको इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। एक विद्यमान्य अभिस्वीकृति के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, विद्यमान्य अभिस्वीकृति की शर्तों का उल्लेख। तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा कर देता है तो ऐसी स्वीकृति क्या मानी जाएगी, विद्यमान्य अभिस्वीकृति मानी जाएगी। तो कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा करने से ऐसी जो अभिस्वीकृति है वो वैध हो जाती है, विद्यमान्य हो जाती है। विद्यमान्य अभिस्वीकृति, अगर इन शर्तों को पूरा कर दिया जाता है तो वो अभिस्वीकृति क्या बन जाती है, लीगल बन जाती है, विद्यमान्य हो जाती है, यानी कानून के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। कौन कौन सी शर्तें हैं, पहली, अभिस्वीकृति केवल बच्चे को पुत्र मानने की नहीं अपितु और पुत्र मानने की होनी चाहिए। अभिस्वीकृति किसकी होनी चाहिए, बच्चे को केवल पुत्र मानने की नहीं होनी चाहिए, नहीं है कि ये मेरा बेटा है, ऐसा नहीं, बल्कि ये माना जाए कि ये मेरी औरस संतान है। क्या है, औरस संतान है, वैध संतान है, इस बात की अभिस्वीकृति होनी चाहिए। भाई अभिस्वीकृति तो कर रहा है लेकिन यही कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, बस ये कह रहा है, इससे वैध संतान नहीं मानी जाएगी। औरसता ये कहे कि ये मेरी जायज संतान है, मेरी वैध संतान है, मैं इसका विधिक पिता हूं, इस बात की अभिस्वीकृति करता है तो वो विधिमान्य अभिस्वीकृति मानी जाती है। एक शर्त तो ये। दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है, अभिस्वीकृति करने वाले व्यक्ति और तथा अभिस्वीकृति बच्चे की आयु के बीच इतना अंतर होना चाहिए कि वे पिता पुत्र दिखाई दे। क्या दे, पिता पुत्र दिखाई दे, इतना उनके बीच में एज का डिफरेंस होना चाहिए, आयु का अंतर होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 साल का बच्चा ये कह रहा है कि ये मेरी संतान है, ये मेरा औरस संतान है, तो उसको पिता पुत्र नहीं माना जाएगा। एक जो एज का जो डिफरेंस है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि देखने में ये लगे कि हाँ ये पिता और पुत्र है, तब वो अभिस्वीकृति विद्यमान्य मानी जाएगी। न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए, न्यूनतम मुस्लिम विवाह के अंतर्गत विद्यमान्य अभिस्वीकृति के लिए 12 वर्ष 6 माह का आयु में अंतर होना ही होना चाहिए। पिता पुत्र के बीच में कम से कम 12 वर्ष यानी 12.5 वर्ष का अंतर होना चाहिए, तो उसको ये माना जाता है कि ये उसकी विद्यमान्य संतान मानी जाती है। तीसरी शर्त कौन सी है, अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति बच्चा व्यभिचार, गोनाभिगमन अथवा कुमारी गमन से उत्पन्न संतान नहीं होनी चाहिए। अभिस्वीकृति किसके बारे में होनी चाहिए, अभिस्वीकृति व्यभिचार, गोनागमन, कुंवारी गमन, व्यभिचार, अभिस्वीकृति बच्चा, व्यभिचार अडल्ट्री, गोत्राभिगमन अथवा कुमारी गमन से उत्पन्न संतान नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद हनीफ वर्सेस बदरुनिसा के मामले में ये बात कही गई, मोहम्मद हनीफ वर्सेस बदरुनिसा। इसमें एक आ गया कि भाई संतान कैसी कौन सी नहीं होनी चाहिए, व्यभिचार से उत्पन्न संतान नहीं होनी चाहिए, उसको स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। गोत्राभिगमन
गोत्र के अंदर अगर संतान हो जाती है तो उसकी विस्वीकृति करने से भी वो वैध संतान नहीं मानी जाएगी। कुमारी गमन, अगर कुमारी महिला है, कुमारी गमन, कुमारी महिला अगर किसी के यहाँ जाकर के संतान उत्पन्न करती है तो उसको क्या नहीं मानी जाएगी, वैध संतान नहीं मानी जाएगी, वैध अविस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, अविस्वीकृति किसके बारे में, अविस्वीकृति बच्चा पहले से किसी अन्य का बच्चा होना प्रमाणित नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है और वो पहले से ही किसी अन्य का प्रमाणित बच्चा है तब उसके बारे में कोई अविस्वीकृति नहीं की जा सकती, यानी इससे पहले किसी ने उस बच्चे को स्वीकार नहीं किया हो तो वो अविस्वीकृति वैध अविस्वीकृति मानी जाती है। पहले से किसी की संतान है तो उसको कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी संतान, नहीं कह सकते। अविस्वीकृति के विस्वीकृति बच्चे द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, विस्वीकृति को अविस्वीकृति बच्चे द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वह विस्वीकृति अर्थहीन समझी जाएगी। अविस्वीकृति को अविस्वीकृति बच्चे के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अविस्वीकृति को अविस्वीकृत बच्चे द्वारा नहीं, अविस्वीकृत पिता के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वह अविस्वीकृति अर्थहीन समझी जाएगी। भाई जो पिता है वो ये कह रहा है कि मेरी संतान है तो ही अविस्वीकृति है, कोई थर्ड पार्टी ये कहे कि हाँ ये उसकी संतान है मैं अविस्वीकृत करता हूं तो वो नहीं कर सकता। अविस्वीकृति किसके द्वारा की जाए, अविस्वीकृति करने वाले ऐसे पुरुष के द्वारा या पिता के द्वारा की जाए तभी वो अविस्वीकृति मानी जाएगी, अन्यथा ऐसी अविस्वीकृति अर्थहीन समझी जाएगी। अविस्वीकृति बच्चे के गर्भ में आने के समय माता पिता के बीच विधिवत विवाह का अस्तित्व होना चाहिए। अविस्वीकृति अगर किसी के बारे में की रही है तो जब बच्चा गर्भ में आया था तब उनके बीच में ऐसा विधिवत विवाह हो चुका है तब अविस्वीकृति की जानी चाहिए। मान लो ये यहाँ अपन ने बताया कि एक्स और वाई का विवाह होता है, अगले दिन संतान उत्पन्न हो जाती है, तो विवाह तो हो गया ना पहले दिन, तो वैध विवाह तो वाई है, और एक्स वैध विवाह के दौरान अगर एक्स इस बच्चे को स्वीकार करता है तो ये अविस्वीकृति क्या मानी जाएगी, विधि मान्य अविस्वीकृति मानी जाएगी। अविस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के द्वारा ये स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिए कि वह उससे उत्पन्न संतान है, यानी वो स्पष्ट घोषणा करे कि ये संतान उसी से उत्पन्न हुई है। स्पष्ट घोषणा के द्वारा क्या की जा सकती है, ऐसी वैध अविस्वीकृति की जा सकती है। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे जहां अविस्वीकृति की इन शर्तों का अगर पूरा किया जाता है तो इसी स्वीकृति अविस्वीकृति क्या मानी जाएगी, विधि मान्य अविस्वीकृति समझी जाएगी। ठीक है, और ऐसी अविस्वीकृति कोई करता है तो उस अविस्वीकृति का विधिक प्रभाव क्या होगा उसको भी लेके अपन चर्चा कर लेते हैं ताकि अविस्वीकृति की सारी बातें कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकती, अविस्वीकृति का विधिक प्रभाव क्या है। ऐसी अगर अविस्वीकृति कोई करता है तो उस अविस्वीकृति का लीगल इफेक्ट क्या पड़ेगा, विधिक प्रभाव क्या होगा। भी कोई ये कहता ना कि ये मेरी संतान है, मेरी और संतान है, मैं इसका पिता हूं, जायज ये मेरी संतान है, तो अगर ऐसा वो कहता है तो उसके कहने से प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका विधिक प्रभाव क्या होगा, उसका कानूनी प्रभाव क्या पड़ेगा ऐसी अविस्वीकृति को लेकर के। तो वैध अविस्वीकृति होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, क्या प्रभाव होगा। पहला, जिस बालक के लिए ऐसी अविस्वीकृति की जाएगी वो बालक समस्त प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक माना जाएगा। भाई जिस बालक के लिए अगर कोई ऐसी अविस्वीकृति की है ना तो वो बालक सब तरीके से क्या माना जाएगा, औरस बालक माना जाएगा, औरस संतान या औरस बालक माना जाएगा। सब प्रयोजनों के लिए, चाहे वो उसके विरासत को लेके हो चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए हो, वो बच्चा औरस बालक माना जाएगा, जायज संतान मानी जाएगी। अगर किसी भी बच्चे के बारे में ऐसी स्वीकृति की जाती है कि मेरा संतान है, मैं इसका पिता हूं, इसका मतलब वो बच्चा हर तरीके से क्या हो जाएगा, उसकी संतान मानी जाएगी, ये इसका कानूनी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, ऐसा बालक अपने माता पिता के उत्तराधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, जिसके बारे में ऐसी अविस्वीकृति की जाती है वो बच्चा उत्तराधिकार के समस्त अधिकार प्राप्त कर लेगा। यानी किसी ने ये कह दिया कि ये मेरी संतान है
मैं इसका जायज पिता हूं, तो फिर वो बच्चा उसके उत्तराधिकार को लेके जो भी उसके अधिकार है वो सारे के सारे प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा। तो समस्त अधिकार प्राप्त करने का क्या हो जाएगा, हकदार हो जाएगा। उत्तराधिकार को लेके जो भी अधिकार है वो सारे बच्चे में चले जाएंगे। तीसरा, और क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभिस्वीकृत बालक की माता और अभिस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के बीच वेद विवाह की उपधारणा की जाती है। जो अभिस्वीकृति करता है वो और बच्चे की जो माता है वो, उस माता और उस पुरुष के बारे में क्या माना जाएगा कि वो उनका विवाह क्या है, वैध विवाह हुआ है। इस बात की क्या की जाएगी, उपधारणा की जाएगी। इस बात का प्रदर्शन किया जाएगा कि बच्चे को स्वीकार कर लिया, इसका मतलब विवाह भी क्या है, इनके बीच में वैध विवाह है, ऐसी प्रदर्शन की जाएगी, ऐसी उपधारणा की जाएगी। और आगे समस्त प्रयोजनों के लिए ऐसा विवाह क्या माना जाएगा, वैध विवाह माना जाएगा। नेक्स्ट, और क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे अभिस्वीकृति करने का, अगर एक बार अभिस्वीकृति कर लेता है तो उसे बाद में उसका खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसी अभिस्वीकृति को बाद में ना रद्द किया जा सकता, तो ना तो खंडन किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। अगर एक बार किसी ने कह दिया कि ये मेरी और संतान है, मेरी जायज संतान है, मैं इसका पिता हूं, तो इस बात का ना तो वो खंडन कर सकता है बाद में, ऐसा नहीं कि नहीं 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 मेरी संतान नहीं है, नहीं नहीं ये तो मेरा, मैं इसका पिता नहीं हूं, ऐसा वो खंडन नहीं कर सकता। ना ही ऐसी अभिस्वीकृति को बाद में रद्द कर सकता है। तो ये इसके विधिक प्रभाव होंगे। जब कोई वैध अभिस्वीकृति करेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, जिस बालक के बारे में ऐसा किया गया वो हर तरीके से वो बालक और बालक माना जाएगा, उत्तराधिकारी अधिकार उसको मिल जाएंगे, माता पिता का विवाह वैध विवाह माना जाएगा। और अगर एक बार अभिस्वीकृति कर देता है तो उसका किसी भी प्रकार से खंडन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभिस्वीकृति को लेकर के, धर्मस्थता को लेकर जितने भी आपके थे वो सारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। इस बारे में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अब आपकी कोई शेष रही है धर्मस्थता को लेकर के, अभिस्वीकृति को लेकर के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लास आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।